सभी को देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस 2023 में जो हाल ही में एग्ज़ाम चालू हुए हैं 12 अगस्त से लेके। तो इस वीडियो में 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच जीके और साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों पर आधारित और उन क्वेश्चनों को लेते हुए आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने कवर किया है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देंगे या फिर जिनका एग्ज़ाम आगे है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि भरतनाट्यम डॉट डॉट का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भरतनाट्यम जो है ना, तमिलनाडु का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अगर मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो लगभग 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। एक है कथक, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक है मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों जो है ना केरल के हैं और असम का क्षत्रिय है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एडिशनल पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है आपका 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच का इसको लगभग माना जाता है। और ये हड़प्पा और बाद में हड़प्पा के नाम से इसको जाना जाने लगा है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और यहाँ पे बहुत सारी पुरातात्विक चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ। तो भारत का जो श्वेत क्रांति है जो दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, ये शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में गुजरात से। गुजरात को जो अमूल वगैरह है आनंद जिले से गुजरात के, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 1970 में हुई थी, ठीक है, याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम इसको माना जाता है और नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ये भी आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति के जो जनक है ना, किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। तो ये सब एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो गिफ्ट सिटी का जो अध्यक्ष, करंट का क्वेश्चन आया हुआ है इस बार का एग्जाम का, तो हसमुख अथिया, इन्हें क्या किया गया है, गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव भी रह चुके हैं हसमुख अधिया, इन्हें गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। और गिफ्ट सिटी है क्या, तो गांधीनगर में, भारत, गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है, वहाँ के भारत की पहली स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशनिया के हिस्सों में फैला हुआ है। तो ये एडिशनल तौर पे आपको याद रखना है। लगभग बात करूँ तो भारत क्या पूरे विश्व का जो 20% पानी है ना, इसी महासागर में है। अगला है कि लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम डॉट डॉट दैनिक था। तो वंदे मातरम समाचार जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया अखबार है, जो उर्दू अखबार था। कैसा था, उर्दू दैनिक अखबार था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, पंजाबी मत लगाना, उर्दू था, ठीक है। नेक्स्ट है, एसएलआर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, एसएलआर ये है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एसएलआर में एस का मतलब होता है क्या, आपका स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक चलनिधि अनुपात, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस फार, याद रखिएगा आप। एस फार होता है स्टेचुरी, ठीक है। और एल फार यहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विडिटी, और आर फार रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा है। तो 1857 की जो क्रांति थी, इस विद्रोह को जो पहला युद्ध कहा है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है, ये बोला है बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बोला गया है इसे, ठीक है। और बात करूं बीडी सावरकर, तो इनका जन्म लगभग 1883 के आसपास नासिक में हुआ था।
और 1966 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेपो रेट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है। रेपो रेट होता क्या है? तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेपो रेट और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यानी उल्टा। तो रेपो रेट को पहले अगर आप समझोगे तो रेपो रेट एक ऐसी बैंक दर होती है जिसमें लघु अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। यानी कि लघु अवधि दर जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है बैंकों को उधार देता है। अगर कोई बैंक, जैसे मान के चलो पीएनबी बैंक है, वो आरबीआई के पास लोन लेने गया, तो जो रेट लगाएगा यानी जो इंटरेस्ट लगाएगा आरबीआई लोन देते समय उस बैंक को, तो वो रेपो रेट है। इसी का उल्टा अगर आरबीआई को पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक अपने तरफ से पैसे रखने के लिए देता है, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। रेपो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट जिसमें बैंक आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, वो दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की? तो जो इकोनॉमिकल कंपटीशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए नया जो निवेश मंत्रालय है ना, ये बनाया गया है आपका यूएई के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट जो अमीरात है उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बात करूँ यूएई के, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इनके बारे में याद रखना। और ये कैबिनेट में अपने निवेश मंत्रालय को मंजूरी दी है। और निवेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं ना इसके यूएई के, इनका नाम क्या है? मोहम्मद हसन अल सुबेदी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ... वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो 5 साल के लिए कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का, ये तो सबको ही पता है। आर्टिकल 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन वाले वर्ष से कुछ वर्षों के लिए पद धारण करेगा, लेकिन इसको लगभग 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई, किस राज्य में हुई है? तो असम का ये नृत्य है, लोक नृत्य सत्रिया। ठीक है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लोक नृत्य को शुरुआत किसने की थी? तो वैष्णव संत थे एक शंकर देव, इनने शुरुआत की थी 15वीं शताब्दी में। तो ये भी इतने एडिशनल तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको आप CRR बोलते हो, ये क्या है? तो नगद आरक्षित अनुपात जो है ना, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका हो जाएगा CRR का। तो नगद आरक्षित अनुपात जो है ना, ये आपका जमा का वह अंश है जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना चाहिए। कहने का मतलब इतना सा है कि आरबीआई जो है उसके पास अगर कोई नया बैंक खुल रहा है ना, तो अपने कुल जमा का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रख देता है ना, आरक्षित करके, उसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो भारत का जो नेपोलियन बोला गया है ना, तो ये गुप्त वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन बोला गया है। और समुद्रगुप्त जो शासक था, ये आपका 335 CE के दौरान इसने शासन किया है। और इसके बारे में एक इतिहासकार थे, उनका नाम क्या था? AB स्मिथ। तो AB स्मिथ ने क्या किया था कि इन्हें भारतीय नेपोलियन के रूप में इसकी संज्ञा दी है। और इसी के नाम पे समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिला है इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम पर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन कौन सा? तो भारत का सबसे लंबा नदी बेसिन तो गंगा नदी का है। दूसरा पूछा है, तो दूसरा आपका गोदावरी नदी का है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? तो घग्गर नदी जो निकली हुई है ना, ये हिमाचल प्रदेश से निकली है। कहाँ से निकली है? हिमाचल प्रदेश से निकली है, जिसे अक्सर हिमाचल में घोघरा घाघरा नदी बोल देते हैं। गंगा नदी के बाएं किनारे की ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ना, वो गुजरात की एक ज़िला है अहमदाबाद, तो इसे भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान जो का भाग 1 जो है ना, ये आपका संबंधित है संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगठन से समृद्धि जो योजना है ना, इसका उद्देश्य था
कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बताना। यानी जो स्वयं सहायता समूह है, यानी ग्रामीण महिलाओं का ऐसा समूह जिसमें अपना पैसा खुद वो लोग बैंक की तरह रख के बनाते हैं अपना समूह, तो इसे संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, एक ये सरकारी योजना है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, इसका गठन हुआ था 1600 में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ठीक, यहाँ से अब साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मायोपिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आए हुए हैं। तो मायोपिया रोग को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि ऐसा आँखों का रोग या बीमारी जिससे रोगी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, पास की तो देख पाएगा लेकिन दूर की नहीं देख पाएगा। ठीक है, और इस तरह के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप लेंस का यूज करते हैं, और वो जो लेंस है उस लेंस को आप अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का आकार बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान कर गैसों के विनिमय करता है। तो आरबीसी का आकार क्या है? तो सिंपल सा ये पूछा है कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ना, इनका आकार कैसा रहता है? तो लाल रक्त जो कणिकाएं हैं ना, इसका आकार होता है चक्र के आकार का, यानी गोलाकार कुछ इस तरह से, है ना, तो चक्र के आकार का होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ठीक, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंसेस बोलते हो, तो इसका एसआई मात्रक पूछा है तो बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम मोलस्का का एक उदाहरण है? अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस जो होता है ना, ये एक मोलस्का का उदाहरण है। मोलस्का वर्ग के अंदर कौन आता है? ऑक्टोपस आता है। और मोलस्का वर्ग की मैं अगर बात करूं तो आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु का समूह है। अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से एक मानक परीक्षण को माना गया है। तो अगर किसी भी चीज़ में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखना चाहते हो है कि नहीं है, उसके लिए परीक्षण इनमें से जो उपयुक्त है कि चूने के पानी का दुधिया हो जाना। अगर चूने का पानी दुधिया हो जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ठीक, नेक्स्ट, पहचानिए कि कौन सा एक भोज्य परिरक्षक नहीं है। यानी खाने को दूषित होने या सड़ने से बचाने के लिए जो यूज किया जाता है पदार्थ, उसे भोज्य परिरक्षक बोलते हैं। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो आपका सोडा है कपड़े धोने का, तो ये जो है आपका भोज्य परिरक्षक नहीं होता। खाने के साथ मिला के नहीं रखते खाने को बचाने के लिए। जबकि बेंजोएट, मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम क्लोराइड, इन तीनों को भोज्य परिरक्षक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अचार वगैरह में आप लोगों ने नमक ही देखा होगा, ज़्यादा डालते हैं ताकि ख़राब ना हो। अगला है, पीने के पानी के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? तो पीने का पानी जो होता है ना, उसका पीएच मान 6.5 से लेके 8.5 तक अगर है तो आप उस पानी को पी सकते हैं। तो यही इसका लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसे पौधों का चयन कीजिए जिनमें जड़ें, तना और पत्तियां ना हो। तो जड़ें, तना और पत्ती किसमें नहीं होती? तो याद रखिएगा, पौधों की श्रेणी में शैवाल को गिना जाता है, जो एल्गी वगैरह होता है, लेकिन इसमें जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होता। तो शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। यानी ऐसा जंतु जो अपनी स्किन से भी श्वसन कर सकता है और फेफड़ों से भी, तो वो कौन है? वही होगा जो पानी में भी रह सके, बाहर भी। तो मेढक जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के पहले नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है ना, लॉ ऑफ मोशन, उसे आपको जड़त्व के नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नियम है क्या कहता है? कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे। नेक्स्ट, बर्फ से जल में अवस्था का परिवर्तन डॉट डॉट के साथ होता है। यानी कोई बर्फ है, उसको अगर जल में परिवर्तित करना है तो कौन से परिवर्तन के साथ ये होगा? तो ऊष्मा का अवशोषण के साथ होगा। देखो,
यहाँ पे बर्फ़ आपकी रखी है, जब आपने क्या किया, इसको गर्म किया, यानी ये ऊष्मा अवशोषित करेगी, सोख लेगी और पानी में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस द्रव का क्या होता है। तो जब कभी भी कोई लिक्विड है ना, उसका वाष्प दाब जो है ना वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब वो द्रव क्या होगा, उबलने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम को मिट्टी के तेल, जिसको आप केरोसिन बोलते हो, में डुबा कर क्यों रखा जाता है। क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है सोडियम, और चाकू से काटे जा सकने वाली धातु होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। नेक्स्ट है, डीजल ईंजन की प्रज्वलन गुणवत्ता इसके डॉट डॉट द्वारा इंगित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर डीजल ईंजन है, यानी डीजल वाला फ्यूल है, ईंधन है, तो उसको आपको अगर उसकी गुणवत्ता देखना है ना, क्वालिटी, उसके लिए C10 संख्या यूज करते हैं। क्या करते हैं, C10 संख्या से अपन डीजल की गुणवत्ता बताते हैं, जबकि पेट्रोल वगैरह के लिए, गैसोलीन वगैरह के लिए ऑक्टेन संख्या यूज करते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डॉट डॉट से प्राप्त किया जाता है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पहला एंटीबायोटिक बनाया गया है। तो इसकी जो बनाया गया है यानी प्राप्त किया गया है, तो ये आपका कवकों से प्राप्त किया गया है। तो कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक की चयापचय क्रिया द्वारा इसे क्या करते हैं, मार देते हैं, और वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, और ये क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।